इन हिंदुओं को काटा जाना एक नॉर्मल सी बात थी। क्यों नॉर्मल सी बात थी? क्योंकि पिछले कई सौ सालों में हजारों मंदिर तोड़े गए थे और इन हजारों मंदिरों के तोड़ने के दौरान लाखों हिंदुओं को काटा गया था। 1527 में ये मार्च निकाल रहा था अयोध्या में, एंड अयोध्या में इसके सामने आता है श्री राम जन्मभूमि का टेम्पल। एंड गोस्वामी तुलसीदास की 1000 सालों तक हिंदुओं की क्या धज्जियां उड़ाई गई हैं, 1000 सालों तक हमारे भारतवर्ष की क्या धज्जियां उड़ाई गई हैं। जो उस राम मंदिर के प्रीस्ट थे उनकी शिखा को पकड़ पकड़ के उनकी गर्दनें काट डाली गई थी। जो जितने भी कांग्रेसी चमचे हैं ना, या कहें जितने भी एंटी इंडियन कल्चर हैं, तुम लोग पता है कौन हो? नमस्कार दोस्तों, देखिए राम मंदिर की 1000 साल की समरी स्टार्ट करने से पहले मैं अपने कुछ पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स रखना चाहूंगा उन मुद्दों पर जो आजकल चर्चे में है राम मंदिर को लेके। लाइक के जितने भी कांग्रेसीज हैं स्टेटमेंट पास आउट कर रहे हैं अगेंस्ट मिस्टर नरेंद्र मोदी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी राजनीति कर रहे हैं। किस पे राजनीति कर रहे हैं? राम मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं कि अभी तो राम मंदिर पूरी तरीके से बना भी नहीं है, ये इतनी जल्दी इनॉग्रेशन कैसे कर रहे हैं मोदी जी? इनॉग्रेशन अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए है, ये इनॉग्रेशन अपने चुनाव के लाभ के लिए है। जितने भी कांग्रेसी हैं मैं इनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, आप बनवा देते ना राम मंदिर को 60 साल में, क्यों नहीं बनवाया आपने? आप उठाते पूरा पॉलिटिकल फायदा इसका, क्यों नहीं उठा पाए आप? हालांकि एससी वर्डिक्ट है, ठीक है, बट पता सबको है कि इन्फ्लुएंस किन भैया का है इस डिसीजन के पीछे। कहने का तात्पर्य है अकॉर्डिंग टू कांग्रेसीज, ना हम करेंगे ना हम करने देंगे, कर लो जो करना है। देखिए आउटसाइडर इन्वेटर्स के आने से पहले प्राचीन भारत दुनिया की 25% इकोनॉमी अर्थव्यवस्था अकेला ही हैंडल कर रहा था। कैसे? देखिए हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट एजुकेशन थी, वर्ल्ड की बेस्ट एजुकेशनल बुक्स थी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। इन आउटसाइड इन्वेडर्स द्वारा या कहें इन आउटसाइड मुस्लिम रूलर्स द्वारा इनका पहला टारगेट यदि मंदिर तोड़ने के बाद कोई दूसरा होता था तो वह था यहाँ की लाइब्रेरीज, यहाँ की यूनिवर्सिटीज। नालंदा विश्वविद्यालय जैसी कितनी ही यूनिवर्सिटीज को तहस नहस किया गया है, यहाँ की लाइब्रेरीज में रखी हुई बुक्स को तहस नहस किया गया है। तो यार क्या ही मतलब बनता है बुक्स को जलाने का? कोई बुक्स को क्यों ही जलाएगा? क्योंकि इन मुस्लिम रूलर्स को भी अच्छी तरह पता है कि यह बुक्स, यह लाइब्रेरीज, ये यूनिवर्सिटीज इन लोगों के पास रही तो यह हमेशा ही वर्ल्ड लीडर रहेंगे। जी हाँ, हम वर्ल्ड लीडर थे, हमारे पास वर्ल्ड की 25% इकोनॉमी थी। चाइना वगैरह की इकोनॉमी हमसे बहुत नीचे थी, ये चाइना, यूएस, ये अब हमसे ऊपर हो गए, पहले नहीं थे। प्राचीन भारत हमेशा से ही सर्वश्रेष्ठ रहा है, इसको सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं खा जाता था, इसके पीछे कारण था। इन मुस्लिम शासकों द्वारा या कहें इन आउटसाइड इन्वेडर्स द्वारा 600 सालों तक हमारे देश की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं, बची कुची कसर किसने पूरी करी? इन ब्रिटिशर्स ने, इन अंग्रेजों ने। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के टाइम पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 साल थी और लिटरेसी रेट सिर्फ 16% था। इतनी बुरी तरह इन ब्रिटिशर्स एंड इन मुस्लिम रूलर्स ने हमारे देश की धज्जियां उड़ाई थी। इन सब के बाद लगभग 1000 साल की प्रताड़ना भारतवर्ष ने सही। इन 1000 वर्ष के हॉरिबल इंसिडेंट्स के बाद यदि कोई बंदा इन सब इंसिडेंट्स को हटा के पुराने वाले ओल्ड प्रेस्टिजियस भारत को वापस लाना चाहता है तो आप उसके अगेंस्ट बोल रहे हो? बेटा काटे जाओगे, और काटे जाओगे शब्द मैं बिल्कुल लिटरल सेंस में यूज कर रहा हूं। क्यों? अभी आगे वीडियो में पता चलेगा। ओके, ये जो जितने भी कांग्रेसी चमचे हैं ना, या कहें जितने भी एंटी इंडियन कल्चर हैं, तुम लोग पता है कौन हो? तुम लोग वो जयचंद हो, सिर्फ और सिर्फ जिसकी वजह से मुस्लिम इन्वेडर्स ने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की। तुम लोग वो मीर जाफर हो, सिर्फ और सिर्फ जिसकी वजह से अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना की और भारतवर्ष की धज्जियां लगातार 1000 वर्ष तक पूरी तरीके से उड़ाई गई। भी कांग्रेसीज और जितने भी एंटी इंडियन कल्चर लोग हैं, मैं उनसे यही कहूंगा, कहने का तात्पर्य यह है कि घर का आदमी ही घर की बर्बादी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह भारतवर्ष में पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ है, और जिसका परिणाम भारतवर्ष ने 1000 वर्ष तक भुगता है। चलो भैया शुरुआत करते हैं राम मंदिर के 1000 साल के इतिहास को समझने की। ध्यान से समझिएगा, सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है? कि जिस प्रकार से आज के टाइम में पूरी पूरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ दिल्ली से कंट्रोल किया जाता है, इस प्रकार से दिल्ली से कंट्रोल करने का सिलसिला शुरू हुआ था आज से लगभग 1000 साल पहले। 1000 साल पहले शुरुआत किया गया था ये तोमर राजपूत द्वारा। मैं बात कर रहा हूँ अनंगपाल तोमर की। इन अनंगपाल तोमर ने ही दिल्ली की स्थापना की, परंतु इनके राज में दिल्ली इतने अच्छे से एज कमर्शियल सिटी उभर के नहीं निकला था। एज स्ट्रॉन्ग कमर्शियल सिटी उभर के निकला था इनके बाद वाले राजा के समय पर। उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। देखिए पृथ्वीराज चौहान से बड़ा नाम पूरे इतिहास में शायद ही कोई है। और भैया ये समय चल रहा है तब का जब हमारा भारतवर्ष अकेला 1/4 इकोनॉमी ऑफ टोटल वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है, अर्थात 25% इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की कंट्रोल कर रहा है, और चाइना जैसा देश भी हमारे भारतवर्ष से नीचे है इकोनॉमी के मामले में। इतने टॉप लेवल की अर्थव्यवस्था मेंटेन करके चल रहा है हमारा भारतवर्ष। इसी दौरान कहानी में एंट्री होती है
पर्शियन इन्वेडर मोहम्मद गौरी की। काहे? टू कैप्चर दिस सोने की चिड़िया, इस सोने की चिड़िया को पकड़ने के लिए। भाई इतना वर्ल्ड की 1/4 इकोनॉमी अपने कंट्रोल में लेके चल रहा है, तो बाहर के लोगों की नजर तो इस पे ऑब्वियसली आएगी ही आएगी। उनमें से एक है ये मोहम्मद गौरी जिसने शुरुआत की। ओके, तो भैया दिल्ली की गद्दी पे इस वक्त बैठे हुए हैं पृथ्वीराज चौहान, और कहानी में एंट्री होती है मोहम्मद गौरी की। लड़ा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन 1991। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बहुत बुरी तरह पिटता है, बहुत बुरी तरह मारा जाता है, बहुत बुरी तरह पिटता है, और लास्ट में गिड़गिड़ाने लगता है भैया मुझे माफ कर दो। एंड वही राजपूतों का एटीट्यूड कि भैया निहत्थे पे वार नहीं करेंगे, पृथ्वीराज चौहान जी इन्हें छोड़ देते हैं। अच्छा, ये बैटल ऑफ टराइन बेसिकली करंटली जो हरियाणा है, जिसको हम हरियाणा के नाम से जाने जाते हैं, ये एग्जैक्ट उसी जगह पे लड़ा गया था। ठीक है, एक साल बाद मोहम्मद गौरी फिर से लौट के आता है इन 1992, और इन सेकेंड बैटल ऑफ टराइन पृथ्वीराज चौहान जी हारे जाते हैं। अब ये अजीब सी बात है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत ही खतरनाक लेवल की पर्सनैलिटी थी, इनको सीधे सीधे हरा पाना किसी के लिए असंभव सी ही बात थी। हुआ कैसे? तो भैया इसके पीछे सीधा सीधा कारण है उनके खुद के फादर इन लॉ, किसके? पृथ्वीराज चौहान के। जाके मिल जाते हैं किससे? मोहम्मद गौरी से। सारी पर्सनल बातें उनको बता देते हैं, एंड फिर भैया हार तो निश्चित थी, और पृथ्वीराज चौहान की हार निश्चित होती है, और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान जी को उठा के ले जाता है। यहीं पे आता है भारतवर्ष के लिए टर्निंग पॉइंट। इंडिया की बर्बादी का समय यहीं से शुरू होता है। तो भाइयों अब दिल्ली किसकी है? अब दिल्ली है मोहम्मद गौरी की। कारण कौन? पृथ्वीराज चौहान के खुद के घर का आदमी। कौन? उसका खुद का फादर इन लॉ। फोटोकॉपी कह सकते हो, जस्ट लाइक टुडेस कांग्रेसीज चमचे। वो भी ठीक ऐसा ही कर रहे हैं, अपने इंडिया के खिलाफ ही रहते हैं हमेशा। मोहम्मद गौरी का खुद का एक जान से भी प्यारा सेवक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद वही दिल्ली की गद्दी संभालता है और ममलूक डायनेस्टी की स्थापना करता है। इसके बाद डिफरेंट मुस्लिम डायनेस्टीज आती गई और इंडिया का बुरा हाल होता गया। और ये प्राचीन भारत में एक टेम्पल के अराउंड ही सारी इकोनॉमी रन किया करती थी। ठीक है, अभी भी रन करती है, पर अब उतनी नहीं रन करती क्योंकि टेम्पल्स उतने नहीं बचे हैं। कि किसी भी एक स्टेट के टेम्पल पर कंट्रोल पाना एक ऑफिशियल अथॉरिटी का सिंबल माना जाता था किसी भी किंग के लिए। तो इसलिए बाहर से जो मुगल्स आते थे या बाहर से जो मुस्लिम इन्वेटर्स आते थे, उनका फर्स्ट टारगेट मंदिर को गिराना ही होता था, मंदिर को डिमोलिश करना ही होता था। अर्थात इन मुस्लिम्स के लिए, इन मुस्लिम रूलर्स के लिए मंदिरों को गिराना एक सैक्रेड ड्यूटी थी, अर्थात एक पवित्र कार्य था। वो कहते हैं ना भैया मकसद पूरा करना है भाईजान, वैसा ही कुछ। तो इनका मकसद हमेशा ही पूरा होता था, कोई नई बात नहीं थी। कैसा मकसद? अभी जानते हैं। भैया इस दिल्ली की गद्दी पे अलग अलग मुस्लिम डायनेस्टीज आती गई, और तभी कहानी में एंट्री होती है मुगल रूलर बाबर की, जो 1526 में इब्राहिम लोदी को हटा के खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। प्राचीन काल में विक्ट्री मार्चेस निकलवाना किसी भी एक रूलर द्वारा अराउंड द कंट्री एक ट्रेंड सा था। को आप रामायण के अश्वमेध यज्ञ की तरह समझ सकते हो कि इन मुस्लिम रूलर्स के डिफरेंट कमांडर्स अलग अलग जगह पे मार्चेस निकालते थे और चैलेंजेस करते थे कि आपके ऊपर हमारा कंट्रोल है, नहीं मानते तो हमसे लड़ो। इन मुस्लिम रूलर्स के अलग अलग आर्मी कमांडर्स अलग अलग जगह पे जाके मार्चेस निकालते थे। इन आर्मी कमांडर्स में एक कमांडर का नाम था मीर बाकी। बाबर के दिल्ली में बैठने के एक साल बाद 1527 में ये मार्च निकाल रहा था अयोध्या में, एंड अयोध्या में इसके सामने आता है श्री राम जन्मभूमि का टेम्पल। एंड गोस्वामी तुलसीदास की किताब तुलसी दोहा शतक के अनुसार राम जन्मभूमि टेम्पल उस वक्त के सबसे भव्य मंदिरों में से एक था। तो इसीलिए इस मीर बाकी का टारगेट यह राम मंदिर ही था। फिर क्या था, इस मीर बाकी ने श्री राम जन्मभूमि टेम्पल पर चढ़ाई कर दी और बुरी खतरनाक लेवल की ही तबाही मचाई। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी इस बाबर के समय के ही रचयिता हैं, और इनकी बुक तुलसी दोहा शतक के अनुसार जब राम जन्मभूमि को तोड़ा गया था तो बहुत ही विचलित कर देने वाली परिस्थिति इस मीर बाकी ने मचाई थी। बताते हैं कि जो उस राम मंदिर के प्रीस्ट थे, उनकी शिखा को पकड़ पकड़ के उनकी गर्दनें काट डाली गई थी, और हजारों हिंदुओं को काटा गया था इस दौरान। क्योंकि भैया उनके राम लला के मंदिर को आप तोड़ोगे तो हिंदू भी तो विरोध करेंगे ना, और विरोध किया था जब हिंदुओं ने, तो हजारों हिंदुओं को काटा गया था, किसी को बख्शा नहीं गया था। और मीर बाकी के सैनिकों द्वारा इन हिंदुओं को काटा जाना एक नॉर्मल सी बात थी। क्यों नॉर्मल सी बात थी? क्योंकि पिछले कई सौ सालों में हजारों मंदिर तोड़े गए थे, और इन हजारों मंदिरों के तोड़ने के दौरान लाखों हिंदुओं को काटा गया था। तो हिंदुओं को काटना इन मुस्लिम रूलर्स के लिए एक नॉर्मल सी बात हो गई थी, इन्हें फर्क नहीं पड़ता था। ये मेरे शब्द नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास की किताब में लिखा हुआ है ये। और गोस्वामी तुलसीदास जी कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, उनको गलत सलत लिख के कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं मुगल्स तो अच्छे थे, ये थे वो थे, इनकी जितनी भी बायोग्राफीज होती थी, जो भी चीज़ लिखी जाती थी, इनके नोबल मैन्स द्वारा ही लिखी जाती थी।
एंड वो नोबल मैंस इनसे प्राइज पाने के लिए इनके लिए अच्छा ही लिखते थे, कभी गलत नहीं लिखते थे। अगर आपको ओरिजिनल इतिहास जानना है तो उन लोगों द्वारा लिखी गई इतिहास की किताब नहीं पढ़िए, हमारे लोगों द्वारा लिखी गई इतिहास की किताब पढ़िए। उसमें बताया गया है कि कितना बुरा अत्याचार इन मुस्लिम रूलर्स, इन आउटसाइड इन्वेडर्स ने हमारे देश का किया है। 1000 सालों तक हिंदुओं की क्या धज्जियां उड़ाई गई हैं, 1000 सालों तक हमारे भारतवर्ष की क्या धज्जियां उड़ाई गई हैं। गोस्वामी तुलसीदास जैसे कवियों की किताबों से पढ़िए। पर भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि इनकी किताबें भारत में एज सिलेबस नहीं पढ़ाई जाती है। हमें उन लोगों की किताबें एज सिलेबस पढ़ाई जाती हैं जो उन मुगल रूलर्स के कवियों ने लिखी है, वो चीजें हमें पढ़ाई जाती हैं। तो भैया हिंदू मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं को काटना ओपनली, ये सब एक नॉर्मल सी बात हो जाती है। समय बीतता है, 200 300 400 साल आगे बढ़ते हैं, मुगल्स का दबदबा कम होता है। मुगल्स के बाद आती है भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट। लीगल केसेस फाइल किए जाते हैं कि भैया राम मंदिर हमें मिलना चाहिए। यहाँ पे बाबरी मस्जिद जो बनाई थी, ये अयोध्या में राम जन्मभूमि को डिमोलिश करके बाबरी मस्जिद बनाई थी मिर्वाकी ने। ये राम जन्मभूमि के ऊपर राम मंदिर हमको वापस चाहिए। पर भैया वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में कहाँ ही उनको क्या इंटरेस्ट है, केस चलता जाता है, कुछ नहीं होता। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद कहानी में एंट्री होती है कांग्रेस गवर्नमेंट की। 1947 के बाद कांग्रेस की सरकार आती है, चलता है, केस पे केस बढ़ते हैं, तारीख पे तारीख आती जाती है। कांग्रेस वाले भी घंटा कुछ नहीं करते हैं। कारण आपको पता है इन लोगों का ओरिजिन क्या है, क्यों नहीं करेंगे ये राम मंदिर के लिए कुछ भी। आगे बढ़ते हुए कहानी में डेट आती है 1992। 1.5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है इस बाबरी मस्जिद को जो उस मिर्वाकी ने बनाई थी, हजारों हिंदुओं को काटकर। 1.5 लाख हिंदुओं की भीड़ इस बाबरी मस्जिद को तोड़ देती है। सुप्रीम कोर्ट इस लैंड पे स्टे लगा देता है कि अभी ये किसी का नहीं है। केसेस पे केसेस आगे बढ़ते जाते हैं, डेट्स पे डेट्स आगे बढ़ती जाती है, कोई डिसीजन नहीं होता है। आता है 2014 और कहानी में एंट्री होती है मिस्टर नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी के 4 या 5 साल बाद ही SC वर्डिक्ट आता है। पूर्ण तरीके से निर्णय लिया जाता है कि इस लैंड पर, इस जमीन पर राम मंदिर ही बनाया जाएगा। हालांकि SC वर्डिक्ट है, पर सबको पता है कि इस डिसीजन के पीछे इन्फ्लुएंस किन भैया का है। एंड भारतवर्ष का सौभाग्य है कि अब वो दिन आ गया है कि राम मंदिर, इस भारतवर्ष की धरोहर को जो मिर्वाकी ने तोड़ा था, अब वो वापस मिल चुका है। तो हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है, भैया देखो 1000 वर्षों तक हमारे भारतवर्ष की, हमारे भारत माता की खूब धज्जियां उड़ाई गई हैं इन बाहर के लोगों द्वारा, इन आउटसाइड इन्वेडर्स द्वारा, इन मुस्लिम रूलर्स द्वारा। हमारे कल्चर को बुरी तरीके से तहस नहस किया गया कि लाइब्रेरीज, यहाँ की बुक्स, यहाँ की लैब्स, सबको पूरी तरीके से तहस नहस किया गया है। लेकिन अब कोई ऐसा बंदा आया है जो कि इस 1000 साल की प्रताड़ना को साइड करके उस पुराने वाले ओल्ड प्रेस्टिजियस इंडिया को वापस ला रहा है। तो भैया मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मत जाइए इस बंदे के खिलाफ। 500 साल पहले श्री राम जन्मभूमि टेम्पल टूटने के बाद, बाबरी मस्जिद बनने के बाद हजारों लाखों हिंदुओं को काटा गया है इस संघर्ष में, जो चाहते थे वहाँ पे राम जन्मभूमि बने। लोग आए मरे। हमारा ये सौभाग्य है कि हम यहाँ पे बैठे हैं और हमारे सामने इस राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है, हमारे सामने स्थापना हो रही है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो समझ सकें कि क्या महत्व है इस राम मंदिर का। जय श्री राम।